चलो भाई। हेलो गाइस। पाकिस्तान में दो विक्टिम्स ऐसे हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए और अमेजिंगली इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला। ये दो विक्टिम्स जो प्राउडली ये कहते थे कि वो पाकिस्तानी हैं, इन्हें पाकिस्तान से ही निकलना पड़ा और आज भी पाकिस्तानी कौम अनश्योर है कि इनसे ये मोहब्बत करे या इनसे नफरत करे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। इन दो विक्टिम में से सबसे पहले थे डॉक्टर अब्दुल सलाम और सेकंड थी मलाला यूसुफजई, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर। क्या बोला तूने? तो आज हम लोग कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ मिला, तो ईदी को क्यों नहीं मिला, अब्दुल कदीर खान को क्यों नहीं मिला, एतजाज़ हसन को क्यों नहीं मिला, एपीएस के जो विक्टिम्स थे उन्हें क्यों नहीं मिला। हज़ारों बच्चों के साथ टॉर्चर होता है, ब्लास्ट में मारे जाते हैं, तो उनको इतनी कवरेज क्यों नहीं मिलती, मलाला यूसुफजई ही को क्यों मिलती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब उन लोगों के लिए जो अभी तक ख्वाब गफलत में सो रहे हैं, तो ऐसे जीनियस लोगों के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मलाला यूसुफजई एक गर्ल्स एजुकेशनल एक्टिविस्ट है जो नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद एक मलाला यूसुफजई फंड शुरू करती है जो आज में उसकी नेट वर्थ है तकरीबन $2 मिलियन। मैं नहीं मानता। और इसने बहुत बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर स्कूल्स और गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम किया है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील, इथियोपिया और अफ्रीकन अदर कंट्रीज में। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि मलाला यूसुफजई बिल्कुल एक आम सी लड़की होती है जो सवात में रहती है। इनके जो अब्बू होते हैं वो खुद एक टीचर होते हैं और स्कूल चलाते हैं, तो क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है तो मलाला यूसुफजई को थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई का शौक होता है। इसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जहाँ सवात को तालिबान कंट्रोल करते हैं और जैसे ही तालिबान कंट्रोल में आते हैं वो गर्ल्स एजुकेशन पे पूरी तरह से पाबंदी लगा देते हैं। मलाला यूसुफजई क्योंकि पढ़ने का बहुत उन्हें शौक होता है तो ये 2009 के अंदर 11 साल की उम्र में बीबीसी के अंदर ब्लॉग लिखना शुरू करती है और उसको अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए नाम देती है गुल मकई। ये गुल मकई वही है जो आगे जाके बॉलीवुड्स के ऊपर एक मूवी भी बनाते हैं। अगर आपको मूवीज़ देखने का शौक है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि मूवी आपने देखें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने भी नहीं देखी है। 2009 में ये मलाला यूसुफजई ब्लॉग्स लिखना शुरू करती है और 2011 में नेशनल यूथ पीस प्राइज़ के लिए मलाला यूसुफजई को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है जी। मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ अकेले नहीं मिलता, इनके साथ एक और इंसान होता है जिनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी एक चाइल्ड एक्टिविस्ट थे जिन्होंने उनकी इक्वालिटी और राइट्स के बारे में बात की थी, तो इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिलता है मलाला यूसुफजई के साथ। ये तो था एक शॉर्ट बैकग्राउंड। अब हम लोग बात करते हैं वो कंट्रोवर्शियल थ्योरीज जो हम लोग की सोसाइटी के अंदर आती है। इसको पहले डिफाइन करने से पहले कुछ हम लोग लीडर्स की ओपिनियन देख सकते हैं हम लोगों के अपनी सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जांपल एक एमएनए है जमशेद दस्ती, तो उन्होंने कहा था कि मलाला यूसुफजई जो थी वो कुछ भी नहीं थी, एक ऐसी फिगर थी और क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो तालिबान के साथ एक नेगोशिएशन करना चाह रही है तो इसके अंदर एक हर्डल था ये सब। तारिक खटक बीबीसी के अंदर इंटरव्यू उन्होंने दिया और उन्होंने ये कहा कि मलाला यूसुफजई कुछ भी नहीं है और ये वो सेल कर रही है जो यूरोप सुनना चाहता है, यानी एक कन्फर्मेशनल बाइसनेस। और ये मकबूल जान, इन्होंने भी मलाला यूसुफजई के बारे में कुछ कहा है। तलत हुसैन भी एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है, तो उन्होंने यही कहा है कि एतजाज़ हसन को नहीं मिला जबकि मलाला यूसुफजई को मिला। हमजा अली अब्बासी, तो उन्होंने भी यही कहा कि ईदी को आपने क्यों नहीं दिया जब आपने मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ दी। तो अब उन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आते हैं जो सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। अबे जल्दी बोल। फर्स्ट ये कि नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद मलाला यूसुफजई को लोगों ने पहचाना पाकिस्तान के अंदर और ग्लोबली तो बिल्कुल ठीक बात है, नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद ही मलाला यूसुफजई को कवरेज मिलनी शुरू हुई। लेकिन पाकिस्तान की केस के अंदर मलाला यूसुफजई को शूट करने से यानी 2011 के अंदर नेशनल यूथ पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, तो इसका मतलब है कुछ तो लोग उनको पहले से ही जानते थे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि मलाला यूसुफजई को जब शूट किया गया बस के अंदर तो उनके साथ दो और लड़की थी जो फॉर एग्जांपल एक कोलेटरल डैमेज के तौर पे सामने आती हैं। वो थी कायनात रियाज और शाजिया रमज़ान। तो कायनात रियाज और शाजिया रमज़ान को नहीं मिलता, तो दो लड़कियां थी और मलाला यूसुफजई को कवरेज में मिलती है, मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज़ में मिलता है। एग्जांपल यही है कि मैं और फॉर एग्जांपल कोई और सेलिब्रिटी होता है, हम दोनों टारगेट होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है मुझे ज़्यादा कवरेज मिलेगी या उस सेलिब्रिटी को ज़्यादा कवरेज मिलेगी? ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी को ज़्यादा कवरेज मिलेगी, क्योंकि शूट असल में मैंने किया गया था, शूट तो वो किया गया था। तो इसका आंसर ये था कि मलाला यूसुफजई को शूट किया गया था इसीलिए मुझे ज़्यादा कवरेज मिली और उन दोनों को इतनी ज़्यादा नहीं मिली। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को क्यों नहीं मिला
और मलाला यूसुफजई को मिला। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान के अंदर बहुत ही एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब रॉबर्ट ओपेनहाइमर को 3 दफ़ा नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता। तो आप ये सोचें कि जब फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब को नोबेल प्राइज़ नहीं मिल रहा तो यूरोप अब्दुल कदीर खान को नोबेल प्राइज़ क्यों देगा? अब कुछ लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि वो थे जोसेफ रॉडबेल्ट, तो उन्हें तो नोबेल प्राइज़ मिलता है, तो अब्दुल कदीर खान को क्यों नहीं मिलता? तो अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उठाएं तो जोसेफ रॉडबेल्ट, उन्होंने जब उन्हें ये पता चला कि नाज़ी जर्मनी उसने एटम बम के ऊपर उस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना बंद कर दिया है, तो इन्होंने भी काम करना बंद कर दिया और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इवन आइडिया इनका था एटम बम का, लेकिन इन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि इन्हें पता था कि कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। लेकिन जोसेफ ओपेनहाइमर ने नहीं किया और वो फादर ऑफ एटम बम बन गए। इसीलिए रॉडबेल्ट को तो नोबेल प्राइज़ मिलता है, लेकिन असल में जो फादर ऑफ एटम बम है उन्हें नहीं मिलता। इसका आंसर यही है कि अब्दुल कदीर खान को इसीलिए नहीं मिला क्योंकि फादर ऑफ एटम बम को भी नहीं मिला। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये आता है कि ईदी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला और मलाला यूसुफजई को क्यों मिला? मदर टेरेसा का आपने नाम सुना होगा। मदर टेरेसा ने भी ईदी की तरह एक वेलफेयर स्टार्ट की थी, ठीक है, लेकिन मदर टेरेसा का काम इंटरनेशनल था। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर था, कलकत्ता के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, अल्बानिया के अंदर और बहुत सारे और कंट्रीज़ में। और सबसे पहले इन्होंने एड विक्टिम्स के लिए हॉस्पिटल्स क्रिएट किए थे मदर टेरेसा ने। इसीलिए मदर टेरेसा को, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इनका काम था, तो इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जाता है और मिलता भी है। ईदी पाकिस्तान के अंदर फिर से उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, लेकिन ईदी का काम सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है, उनका काम इंटरनेशनली नहीं है। आगे जाके हो जाए, लेकिन ईदी की ज़िंदगी के अंदर उनका काम इंटरनेशनल नहीं था, नेशनल लेवल पर ही था। और अगर आपका काम नेशनल लेवल पर है, इवन कितना भी जीनियस काम हो, आपको नोबेल प्राइज़ उसी वक्त मिलेगा जब इंटरनेशनली ये पूरी दुनिया के लोग उससे अफेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो ईदी को इसीलिए नहीं मिला और मदर टेरेसा को इसीलिए मिला। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगला क्वेश्चन ये आता है कि हज़ारों बच्चे जो हैं इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का शिकार हुए, तो उनको इतनी कवरेज क्यों नहीं मिला? मलाला यूसुफजई को क्यों मिली? अगर आपने सुना हो मार्टिन ल्यूथर किंग एक ब्लैक सिविल राइट मूवमेंट का एक्टिविस्ट था, ठीक है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो उसकी ज़िंदगी के अंदर भी लोग यही बात करते थे कि भाई जितनी ब्लैक्स ने सफ़र किया यूरोप के अंदर, उतना आपने तो नहीं किया, तो आपकी स्पीचेस लोग क्यों सुन रहे हैं, आपकी बातें क्यों सुन रहे हैं, आपको एज अ सिंबल क्यों लोग बना रहे हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? तो असल में बात ये होती है कि किसी भी प्रॉब्लम का कोई एक सिंबल होता है, ठीक है, एक सिंबल, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उस आइडिया का। जब भी अब मार्टिन लूथर किंग का नाम आता है तो ब्लैक स्लेव मूवमेंट का नाम आ जाता है, राइट्स का नाम आ जाता है। जब बहुत ज़्यादा सफरेज होती है तो उसके लिए हम लोगों को कोई एक सिंबल, एक यूनिवर्सल सिंबल चाहिए होता है। तो अब इसीलिए यूरोप के अंदर और इवन अब और कंट्रीज़ के अंदर जब मलाला यूसुफजई का नाम लिया जाता है तो सिर्फ मलाला यूसुफजई की पर्सनैलिटी हम लोग के सामने नहीं आती, वो जिस एक्ट के लिए खड़ी हुई थी वो हम लोग के सामने आती है, और वो थी गर्ल्स एजुकेशन। तो इसीलिए मलाला यूसुफजई को एज अ सिंबल बनाया है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये आता है कि एपीएस के बच्चों को नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला, एपीएस के बच्चों को इतनी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिली और मलाला यूसुफजई को क्यों मिली? एपीएस के बच्चे बेचारे, उनके ऊपर बहुत जुल्म हुआ, लेकिन एपीएस के बच्चों को जिन्होंने टारगेट किया वो एज अ होल टारगेट किया, ठीक है, उनको किसी से दुश्मनी नहीं थी किसी एक इंसान से। लेकिन मलाला यूसुफजई के केस के अंदर उससे स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था, और इसीलिए टारगेट किया गया था क्योंकि जिस काम के लिए वो खड़ी हुई थी, जो थी गर्ल्स एजुकेशन। ओह कम ऑन। अब आखिर में मुझे जॉर्ज ऑरवेल का वो ये कोट याद आ रहा है कि द आइडिया इज़ ऑलवेज बेटर देन द मैन। तो अगर हम मलाला यूसुफजई को कैसे नफरत करते हैं तो एटलीस्ट जिसके लिए वो खड़ी हुई है, जिस कॉन्सेप्ट के लिए, जिस आइडिया के लिए वो खड़ी हुई है, उसको तो आप फेवर करें, और वो था गर्ल्स एजुकेशन। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।